एवरीवन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा प्लीज, बस कल कुछ कहानियां पढ़ी थी हमने, बहुत आसान सी बातें थी और हमने ये भी बात देखी कि बस हमने ये बातें भी देखी कि वो हमारी सोच नहीं थी, वो उन लोगों की सोच थी जिन्होंने उन थ्योरीज को बनाया था और उस समय की सोच थी वो जिस वक्त उन्होंने उस थ्योरीज को बनाया था। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी थी QTM, दैट वाज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। किसने बनाई थी? एरविन फिशर, 1911, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिन्होंने कहा दैट MV इज इक्वल्स टू PT। इसका मतलब द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज द ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद बारी आई बैंक वाली बातों की। इसका मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी वैसे वैसे पता चला कि पैसे कैश में भी होते हैं और बैंक से भी होते हैं, दैट इज M and M'। Velocity was cash in hand rotation and V' was the rotation of the banking money। उसके बाद हमें पता चला MV plus M' V' is equals to PT। ये हमारे एग्जाम में भी सवाल पूछा था कि एक्सप्लेन करो इस इक्वेशन को। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी कीन्स थ्योरी। कीन्स, JM कीन्स ने 1936 में एक थ्योरी बनाई जिसका नाम दिया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के पास पैसे 3 कामों के लिए होते हैं, कंजम्पशन के लिए, बचाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव। प्रिकॉशनरी का मतलब हमें बताया गया कि सेव करना, ट्रांजैक्शन का मतलब कंज्यूम करना, और स्पेक्यूलेशन में हमने बॉन्ड की बात देखी थी, दैट इज द इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स, इंटरेस्ट इनकम एंड द कैपिटल इनकम। याद है आपको? उसमें हमने देखा कि अगर आज बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इसका मतलब वैल्यू कम होगी, आज खरीद लो, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा लेकिन वैल्यू बढ़ेगी, तो हम आज इंटरेस्ट कमाएंगे और कल कैपिटल गेन। और यही चीज उसके ऊपर भी लागू हुई, जब इंटरेस्ट रेट आज कम है तो क्या करो, उसको बेच दो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे जब वैल्यू बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे तब हम उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे दोबारा से। उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स द इन्वेंट्री अप्रोच ऑफ डिमांड ऑफ मनी। बॉमल और टॉबिन, दो व्यक्ति, 1952-1956। बॉमल और टॉबिन ने कहा कि देखो, पैसे को एक इन्वेंट्री की तरह देखो और इन्वेंट्री की तरह देखने के बाद ये बात को चेक करो कि या तो मैं कैश इन हैंड रखूंगा या उसकी कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन मुझे एक बात पता चली कि अगर मैं कैश को किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता हूं तो एक प्रकार की फिक्स कॉस्ट मुझे लगती है ब्रोकरेज के रूप में। लेकिन अगर मैं वो जमा नहीं करता हूं तो भी मुझे एक नुकसान होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से। तो उस वक्त इकोनॉमी में लोगों को देखना है कि उनके लिए क्या फायदेमंद है, क्या ब्रोकरेज ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है। जैसा कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी घर पे रखने की और ब्रोकरेज थी 50 रुपए। इसका मतलब अगर मैंने ब्रोकरेज दे भी दी तो भी मुझे 50 रुपए नेट इनकम होनी थी। उसके बाद फ्रीडमैन, रीस्टेटमेंट थ्योरी ऑफ क्वांटिटी मनी। इन्होंने कहा, देखो भाई, फ्रीडमैन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब भी पैसे कमाता है तो उस पैसे कमाने के पीछे एसेट जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस की वर्थ या अपनी इनकम को परमानेंट इनकम के रूप से जज करता हूं, ना कि करंट इनकम से। और परमानेंट इनकम का मतलब हमें बताया गया कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम जो आगे चल के होने वाली है उन सब का एडिशन कहलाता है परमानेंट इनकम।
बोलो ठीक है। अच्छा, एक एडवाइस ले रही हूं मैं आपसे, सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सुनेंगे बात को ध्यान से। ऑडिट आपका 31 तारीख तक खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, कोई नहीं। मैं यहाँ पे जो इंटेंशन मेरा ये है कि अगर एक दिन आपकी कल ऑडिट की क्लास नहीं हो तो चलेगा? हाँ चलेगा। कितने लोगों को चलेगा? चलो ठीक है। अच्छा, और कितनों को नहीं चलेगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं चलेगा। चलो तो फिर कल आप भी छुट्टी मनाओ। नहीं चलेगा तो एक्चुअली बात यह है कि मुझे एक यूनिट इकोनॉमिक्स का लगातार पढ़ाना है, और अगर 12 से 2 के बीच में गैपिंग आ जाएगी ना, तो वो सेम यूनिट हम ब्रेक लेंगे बराबर, जैसा नॉर्मल ब्रेक होता है हर क्लास के बीच में। तो नहीं, चाय वाय में बहुत मीठी बनाते हैं ये लोग, बहुत गंदी साहब की मीठी बनाते हैं, और एकदम भी फीकी नहीं चाहिए मुझे। चलो कोई नहीं, वो हम देखते हैं। कोशिश है हमारी कि अगर सर मान जाए, मैंने अभी बात की नहीं है, विल सी दैट। अरे आधे से ज्यादा तो तुम किताबें तो लाते नहीं ना, कॉपी लाते हो। हाँ फिर चलो ठीक है, बस 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 हो गया। बस वो आपने आना है अपने यूजुअल टाइम पे, कौन क्या पढ़ाएगा वो हम लोग देख लेंगे। अब एक बात को सुनेंगे बेटा ध्यान से। एक छोटी सी बात और मुझे आपको बतानी है कल वाली बात में, और वो यूनिट खत्म करेंगे। और आज चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम में एक जादू सिखाऊंगी मैं आपको। उस जादू को सीखने के बाद हमें बेसिकली ऐसा है कि उस चैप्टर को अगर मैंने नहीं भी पढ़ा, अगर आप एग्जाम में भी नहीं पढ़ के जाएंगे और आपको वो एक पन्ना जो हम बनाएंगे वो अगर आपको याद है, तो आपका चैप्टर 1 यूनिट नंबर 1 खत्म। ठीक है, वो क्या है वो उस टाइम देखेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं। बेटा इरविंग फिशर ने 1911 में क्लासिकल अप्रोच के नाम से अपनी समझ के हिसाब से एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि mv इज इक्वल्स टू pt। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। उनको लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है। इन्होंने कहा जी अधूरा कैसे है? उन्होंने कहा देखो, आपने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात की, वो तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर डिमांड ऑफ मनी की कहीं भी उस लेवल पे बात की नहीं। आपने जो इक्वेशन दी वो इक्वेशन थी सप्लाई ऑफ मनी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बीच में। यहाँ पर कहीं ना कहीं मनी डिमांड के बारे में कोई कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो 4 लोग मिलके, जैसे एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, जेएम कीन्स, ये लोग मिलके इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन किया। किसके साथ? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन किया, और उन्होंने एक बात बताई कि देखो ऐसा है कि इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे पैसे की डिमांड को रूल करता है। ये बात तो हमने कीन्स की थ्योरी में भी पढ़ी थी कि ट्रांजैक्शन मोटिव बताता है कि भाई कितना रेशियो मुझे लगेगा और उतना ही रेट मुझे चाहिए फॉर कंजम्पशन पर्पस। ये याद है आपको कि याद नहीं है? पहले बताओ। कीन्स ने कहा था L बेस R इज इक्वल्स टू KY। क्या ये बात याद है आपको? तो कीन्स ने जब ये बात कही कि L बेस R इज इक्वल्स टू KY, तो हमने देखा कि K इज द रेशियो ऑफ द इनकम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन पर्पस। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि कभी भी, क्योंकि इसको
कहते हैं कौन सा अप्रोच? कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच, इसके ऊपर नाम क्यों दिया गया? अब तो ये हमें समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएशन की वजह से इसको, एक सेकेंड, सॉरी प्लीज एक सेकेंड, मैं क्लास में। कैम्ब्रिज अप्रोच के साथ किसका किसका? एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, जेएम कीन्स, इन सब लोगों ने एसोसिएशन किया और क्लासिकल अप्रोच को दूसरा रूप देने की कोशिश की और नाम दिया नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ, या नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, दैट इज नियो क्लासिकल अप्रोच, और जिसको कहते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच। इन्होंने कहा देखो, अब मैं कोई दो शब्द आपको बता रही हूं, वो नेशनल इनकम में भी काम आएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एक शब्द है रियल और एक शब्द है नॉमिनल। ये बेसिकली वो बच्चे जिन्होंने इको पढ़ी है पहले वो तो समझते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं एक बार फिर आपको पॉलिश कर देती हूं। बेटा ध्यान से सुनेंगे। नॉमिनल जब भी बात होती है तब वो बात होती है करंट प्राइस या करंट वैल्यू की। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मेरी नॉमिनल इनकम क्या है, तो मैं देखूंगी कि 2019 के जनवरी महीने में मुझे कितने पैसे मिलते हैं, वो कहलाएगी मेरी नॉमिनल इनकम। ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं रियल इनकम या रियल प्रोडक्ट या रियल वैल्यू की, उसका मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना है, जब भी आप आगे अभी पढ़ेंगे तो आप एक शब्द पढ़ेंगे बेस ईयर। ध्यान से सुनना है बेटा प्लीज। बेस ईयर का मतलब होता है कैसे पता चलेगा कि महंगाई कितनी बढ़ गई। उसके लिए गवर्नमेंट हर 20 साल 30 साल के अंदर एक बेस ईयर डिसाइड करती है। जैसे आपने टैक्स में 81 और आगे 90, ये सारी चीजों को बेस ईयर माना गया है। मतलब कि अगर मैं देखूं तो 100 रुपए के में इतना क्वांटिटी मैं 81 में खरीद सकता था। 81 समझते हैं? 81 मैं 81 में जब 100 रुपए लेके जाता था तब मैं 5 केजी राइस लेके आता था। ठीक है। लेकिन अब मैं जब 100 रुपए लेके जाता हूं तब मान लो मैं 1 केजी या 2 केजी राइस लेके आता हूं, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई महंगाई 2.5 गुना बढ़ गई है। तो रियल का मतलब होता है कि अगर यही वाला आउटपुट 1981 में हो रहा होता तो उसकी क्या वैल्यू होती, उस बात को कहते हैं रियल आउटपुट, रियल वैल्यू या रियल इनकम। जैसा आप पढ़ेंगे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उसका मतलब यही है कि आज जो करंट के हिसाब से है वो नॉमिनल, और अगर यही आउटपुट जो हमने आज बनाया है वो 1981 में बनाया होता, तो 1981 मैंने एग्जाम्पल में ले लिया है। ठीक है। आपको कोई भी बेस ईयर हो सकता है, 90, 2000, अब तो 2000 को भी गए हुए 20 साल होने वाले हैं। हाँ तो भाई 2019 है, अब तो 2000 को भी गए हुए 20 साल होने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारा बेस ईयर 2000 हो सकता है हमारा बेस 90 हो सकता है हमारा बेस 81 हो, जो भी। इसका मतलब अगर यही आउटपुट मैं 2000 में बनाता तो इसकी क्या वैल्यू होती, दैट इज रियल। इन्होंने एक इक्वेशन दी, m raised to the power d is equals to kpy। मैम आपने दो बातें अलग अलग क्यों बताई? अभी बता रही बेटा, सब बताऊंगी। ये क्या है? रेशियो। py is the
कौन सी इनकम? नॉमिनल इनकम. एंड m raised to the power d says डिमांड ऑफ मनी. इसका मतलब मैम ये तो वही कीन्स वाली बात है, खाली फालतू टेंशन बढ़ाने के लिए लिख दी. यस, आज आपकी जो इनकम है उसमें जितना रेशियो आपको चाहिए फॉर कंजम्पशन, दैट इज ओनली द डिमांड ऑफ मनी. अब ये बात तो तय है कि इस वाले में जेएम कीन्स भी इन्वॉल्व थे, तो उनकी सोच भी ऑटोमेटिकली इसमें हमें नजर आ रही है. तो याद यही रखना है कि पैसे की जरूरत क्या है, जो आज मिल रहा है उसका जितना रेशियो मुझे चाहिए, दैट इज द डिमांड ऑफ मनी फॉर द इंडिविजुअल्स. ठीक है, ठीक है. ये हो गई आपकी सारी थ्योरीज एज पर कैम्ब्रिज अप्रोच, इरविंग फिशर, कीन्स, बॉमल और टॉबिन और मिल्टन फ्रीडमैन. ठीक है. अब आपने तो कुछ बादल वादल बनाना नहीं है, बनाना है? हाँ, तो मैं बना लेती हूँ ना, मुझे तो बनाने दो. चैप्टर 1 यूनिट 1, चैप्टर 1 का नाम है नेशनल इनकम और यूनिट 1 डिटर्मिनेशन ऑफ. देखो, मुझे पता है कि आपको ये वाली बातें आती हैं, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आपको ये सारी बातें पहले से आती है, लेकिन मैंने आपको ये कहा ही नहीं कि मैं कुछ नया बताऊंगी. मैंने आपको कहा है कि ये काम कैसे 10 मिनट में होगा, पूरा चैप्टर, उसका ट्रिक बताऊंगी मैं आपको. आप लोगों का कुछ जरूरी है तो 5 मिनट में कर लो, क्योंकि उसके बाद आप हिल भी नहीं पाएंगे अगले आधे पौने घंटे तक, और आपका 5 मिनट अब खत्म होता है. बस हाँ, बस बेटा, अब बस. देखो, मैं आपसे कितनी अच्छी बातें कर रही हूं कि मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी समझाने के बाद कि आपको लगेगा कि अरे अब तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आना ही चाहिए और ऐसा ही आना चाहिए और मैं इसको करके दिखा सकता हूं. ध्यान से सुनेंगे बेटा. इस वाले चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ वोकैबुलरीज को ब्रश कर लेते हैं. वोकैबुलरी इन द सेंस जो टर्म्स हम आगे चल के यहां पर यूज करने वाले हैं, उन टर्म्स को थोड़ा सा याद कर लेते हैं. जब भी मैं बात करूंगा शब्द सिटीजन की, जब भी मैं बात करूंगा शब्द सिटीजन की, तो सिटीजन वो लोग होते हैं जो या तो मेरे देश में रह के मेरे लिए काम करते हैं, या वो लोग जो बाहर हैं लेकिन मेरे देश के लिए काम करते हैं, वो कौन होंगे? सिटीजन्स. दूसरा रेसिडेंट्स. दूसरे कौन? रेसिडेंट्स. बेटा, रेसिडेंट और सिटीजन में क्या अंतर है? सिटीजन वो लोग हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है, लेकिन रेसिडेंट मैं भी हो सकता हूं और बाहर का कोई व्यक्ति भी रेसिडेंट हो सकता है. रेसिडेंट का मतलब होता है केवल यहां रहने वाला. बात समझ में आ रही? चाहे यहां का हो या ना हो, लेकिन यहां रहता हो, उसे कहते हैं रेसिडेंट. ठीक है. जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप पढ़े हैं अब वो बातों को समझ पा रहे हैं कि भाई कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉन ऑर्डिनरी है. अब वो हमारा केस है ही नहीं भाई. अभी हमारे लिए अभी रेसिडेंट का मतलब है वो व्यक्ति जो मेरे देश में आज रह रहा है, चाहे वो मेरा नागरिक हो या ना हो. बोलो ठीक है. हम दो शब्दों की यहां बार बार बात करेंगे. एक होगा वर्ड डोमेस्टिक, एक वर्ड होगा नेशनल.
एक वर्ड होगा ग्रॉस, एक वर्ड होगा नेट, एक वर्ड होगा मार्केट प्राइस और एक शब्द होगा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस, जो जिस नाम से आपने पढ़ा है उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना है, जब भी मैं शब्द डोमेस्टिक की बात करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है, तब मैं देखता हूं कि मेरी इस चार दीवारी के अंदर जो भी बातें हुई हैं वो कहलाएंगी डोमेस्टिक। इसका मतलब डोमेस्टिक की जब भी मैं बात करूंगा तो उस वक्त मेरे मन में रेसिडेंट्स आने चाहिए। इसका मतलब जो मेरे देश में रहते हैं, चाहे वो मेरे हो या ना हो, वो कोई भी काम जो मेरी चार दीवारी के अंदर किया गया है बाय द रेसिडेंट्स, दैट इज आइदर माय सिटीजन्स or any of the other citizens, that is boundary within the country, और यहां कौन? residents। इसका मतलब अभी यहां पर वो लोग नहीं आएंगे जो मेरे सिटीजन हैं लेकिन मेरे देश में नहीं है, वो लोग इस केस में नहीं आएंगे। बोलो ठीक है। इसका मतलब जब भी मैं बात करूंगा वर्ड डोमेस्टिक की, तो आपको दिखना चाहिए इंडिया के चार दीवारी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं वो लोग आएंगे। अब कोई एक ऐसा इंडियन जो पिछले 3 साल से जाके अमेरिका में बैठा है वो डोमेस्टिक में नहीं आएगा। लेकिन मैं जब भी बात करूंगा नेशनल की, तो इसमें वो लोग तो आएंगे ही जो मेरे देश के अंदर है, प्लस जो लोग बाहर हैं। अब जरा बात को ध्यान से सुनना, ये मेरा देश है, ये बाकी की दुनिया। फालतू का भी मेरे को किसी प्रकार का कोई इनपुट आपसे नहीं चाहिए। अगर मैं बाहर की दुनिया वालों से इनकम ले रहा हूं तो ये लोग जो मेरे रेसिडेंट हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन मेरे सिटीजन नहीं है, वो मेरे देश से पैसा ले जाते भी तो होंगे। भाई जब तुम अमेरिका जाके वहां से पैसा ला रहे हो तो दूसरे लोग भी तो तुम्हारे देश में आके तुमसे पैसे ले जाते होंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे किसी ने पूछा तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे देश की टोटल इनकम क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा एक, तो जो मेरे देश के अंदर काम हो रहा है वो, प्लस जो मैं बाहर से रिसीव करता हूं वो, लेकिन इसमें से कुछ लोग बाहर मुझसे पैसे ले भी जाते हैं, तो उतना मेरे लिए वो अमाउंट क्या हो जाता है? कम। इसका मतलब इसलिए इस वाली चीज को नाम देते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब एक जो मैं लेकर के आया हूं और एक जो लोग मुझसे लेकर के गए हैं। अब जादू नंबर 1 देखो, 1 2 3 4। मैम ये क्या है? ये जादू की ट्रिक्स हैं, इधर देखेंगे ध्यान से। इस वाले डैश में हमेशा 2 ही बातें आएंगी, या तो ग्रॉस या नेट। बेटा अगर आपको आता है ना तो आप अभी भी चले जाओ, मेरा मूड मत खराब करना कैसे भी। वैसे ये टाइम बड़ा गंदा टाइप का होता है एकदम। यहां पर भी मैक्सिमम 2 ही बातें आएंगी और यहां हमेशा एक ही बात आएगी। ठीक है,
यहां हमेशा दो बात आएगी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बड़े ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से। अंत होगा ना तो ये है, आपसे यही चार बातें वो पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, इधर देखो। पहली पूछ सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक बात है। अंत भी पूछेंगे तो इसी में से एक पूछेंगे कि कैलकुलेट फलाना फ्रॉम दिस, या आपको ये दिया है इसमें से ये निकालो। बेटा अभी आपको हंसी आ रही है, लेकिन जब हम इसको समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि अब तो कुछ भी हो जाए, खाली मुझे ये बनाना है और मेरा काम खत्म, पूरा चैप्टर खत्म। ध्यान से सुनेंगे बात। अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि यही 7-8 बातों में पूरा चैप्टर घूमेगा। हमने इन दोनों के बीच का अंतर समझ लिया है कि अगर मैं डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का अंतर देखूं तो इन दोनों के बीच में है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं तो ये नेशनल बन जाएगी, यहां कम कर दूं तो ये डोमेस्टिक बन जाएगी। इसका मतलब मैम ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप इसको साफ बनाओ। ठीक है, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ध्यान से देखेंगे। मैम क्या देखो, इसका मतलब मान लो आपको पूछे कि कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और आपको दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या ग्रॉस से कहीं और जाना है? नहीं जाना। क्या डोमेस्टिक से कहीं जाना है? हाँ, नेशनल पे जाना है। और जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो NFIA प्लस करते हैं। क्या प्रोडक्ट से कहीं जाना है? नहीं जाना। अब बात करते हैं ग्रॉस और नेट की। जब भी हम शब्द ग्रॉस की बात करते हैं तो उस ग्रॉस शब्द में हमेशा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब मैं जब भी शब्द ग्रॉस की बात करूंगा तो मुझे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि दैट दिस ऑलरेडी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब अगर मैं ग्रॉस से नेट की तरफ जाऊं तो इन दोनों के बीच का अंतर है डेप्रिसिएशन। अगर मुझे, अब देखो, अब जादू क्या है, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट। अब मान लो आपको दिया हो GDP, निकालना हो NP। देखो उसको छोड़ो, यहां देखो कहां से कहां जाना है, ग्रॉस से नेशनल तो माइनस डेप्रिसिएशन, GD से P तो P है ही। इसका मतलब आपको कभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि GDP में डेप्रिसिएशन लेस करना है, ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, खाली इनको लिखना है ऐसे। G से N पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, यही उल्टा होता तो प्लस करते। इसका मतलब जो भी अमाउंट दिया है उसमें करना है मुझे माइनस
depreciation plus NFIA and I have my net national product. मुझे इस बात को बिल्कुल नहीं याद रखना है, मुझे खाली याद रखना है कि 6 ही सिचुएशन होगी, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बस। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी और दिखाऊंगी। अब जो मेरा शब्द है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बेटा फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी सामान को बनाते वक्त जितना खर्चा उसमें आता है अपने गेट से बाहर भेजने तक का, उस बात को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ऑल 5 फैक्टर्स दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब इसमें अभी किसी और की कोई कॉस्ट जुड़ी हुई नहीं है। बोलो ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जब प्रोडक्ट तैयार होके मार्केट में जाता है तो उस बीच में कई सारे टैक्सेस उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक बात है। आप कहीं भी किसी की भी एमआरपी पढ़ो तो उसमें एक शब्द लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक बात है। इसका मतलब आप इसको याद रखो, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब जब तक सामान बना तब तक का पैसा फैक्ट्री कॉस्ट, और जैसे ही यहां से निकला तो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े। कैसे? गेट पे खड़ा था एक्साइज ऑफिसर, कहा कि जब तक एक्साइज ड्यूटी नहीं दोगे तब तक बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पढ़ी है तो आपने, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मैंने पढ़ी है। हाँ, उसके बाद भी 42 आए थे, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ी है। एक्साइज ड्यूटी कहता है कि प्रोडक्ट बनाते हुए कभी पैसे नहीं लगते। एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब जब भी तुम फैक्ट्री के बाहर निकालने की सोचोगे एक्साइज ऑफिसर खड़ा हो जाएगा, अच्छा 50 आइटम निकाल रहे हो, 50 के ऊपर टैक्स दो। इसका मतलब जब भी मुझे फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट की तरफ जाना होगा तब मैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करूंगा। लेकिन जब मुझे मार्केट से फैक्ट्री की तरफ जाना होगा तो मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगा। लेकिन बेटा इसमें एक और बात होती है सब्सिडीज की। तो सब्सिडी आपकी इनकम होती है या खर्चा? इनकम। इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 2 बातें लगाई जाती हैं, एक टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो मैम जादू क्या? अब तो देखो इतनी आसान बात, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NFIA, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा जादू। अब आपसे कुछ भी पूछे, खाली ये 3 बनाना है। अब मान लो आपको कहता है आप GDP फैक्टर कॉस्ट से जाओ NNP MP पे। देखो सुनो, अरे यार तुम तो एक्साइटेड हो गए, कोई बात नहीं। आपके पास दिया क्या है बेटा? GDP FC। हमें तो खेल पता है, G से N पे जाने के लिए माइनस, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, P से P पे तो जाना नहीं है, FC से जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और आ गया NNP MP। बोलो
हाँ जी बेटा, याद रखना है बातें। ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ही रहेगा। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखना है कि यही 3 जादू अगर मैंने सीख लिया तो मुझे कुछ भी पूछे, बेस मेरे पास है ही। अगर उल्टा पूछता तो एम से जी पे जाते, एम से डी पे जाते, पी तो पी ही रहता, एमपी से एफ सी पे जाते, मेरा काम तब भी बन जाता। अब आपको सीधा देखना है दिया क्या है, निकालना क्या है। एक एक दोनों का कंपेयर कर लो और आसानी से हमारा नेशनल इनकम का कभी भी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो गड़बड़ नहीं होगा। ये कब, जब आपसे इस वाले बातों को पूछेगा। कौन कौन से, कि जीडीपी बताओ, एनडीपी बताओ, एनडीपीएफसी बताओ, एमपी दिया हुआ है तो हमें सीधी सीधी बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैम ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो अब नहीं वो कल, आज नहीं, हवा नहीं लगेगी आपको। वो क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। वाओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ मैंने बता दिया भैया, मुझे मालूम है आज सैटरडे है, ऐसा कोई फील आ नहीं रहा है, लेकिन मैं होशो हवास में हूं पूरे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। 2 टाइप के टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, 2 मोड ऑफ टैक्सेस होते हैं। टैक्स एक होता है प्रोडक्ट टैक्स और टैक्स 2 होता है टैक्स ऑन प्रोडक्शन। बड़े ध्यान से सुनेंगे बात। एक होता है प्रोडक्ट टैक्स और एक होता है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्ट टैक्स का मतलब होता है जितना प्रोडक्ट बनाओगे उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स रेट तुम्हें देना होगा वो कहलाता है प्रोडक्ट टैक्स। जैसे एक्साइज ड्यूटी, मैंने 100 बनाया तो मैं 100 के ऊपर पैसा दूंगा, मैंने 1000 बनाया तो 1000 के ऊपर पैसा दूंगा। प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स इज नोन एज प्रोडक्ट टैक्स, बोलो ठीक है। और दूसरा होता है टैक्स ऑन प्रोडक्शन। इसका मतलब अगर तुम्हें इस जगह पे कोई भी प्रोडक्शन करना है तो ईयरली इतना पैसा देना पड़ेगा। अब चाहे तुम 100 आइटम बनाओ, चाहे 1000 आइटम बनाओ, चाहे ताला बंद करके बैठे रहो, लेकिन मुझे तो आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने का जो टैक्स मुझे चाहिए दैट इज नोन एज टैक्स ऑन प्रोडक्शन। दोनों के बारे में फिर एक बार बता देती हूँ। प्रोडक्ट टैक्स, जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके ऊपर जितना टैक्स दोगे प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टैक्स दोगे दैट इज टैक्स ऑन प्रोडक्शन। वहां पे क्वांटिटी का कोई चक्कर नहीं है, बोलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छुट्टी नहीं, अब डिटर्मिनेशन ऑफ, बेटा प्लीज, national income through some of the methods, value added, income method and expenditure method. चलो यहां देखेंगे बेटा ध्यान से। आपको G से N, ये N क्या है, नेट, डी से भी एन क्या है, नेशनल, और एफ सी से एमपी, ये सब तो अब आप एकदम ढंग से सीख गए हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। इस वाले मेथड को बेटा ये एग्जाम में भी सवाल आया और मैं आज आपको एक बात बता देती हूं कि आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका जो पहला और आखिरी वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही गलत है और उसका आंसर भी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। तो अगर आप उसको वहां से, मैं भी करवा भी दूंगी आपको सामने, जिससे आप समझ जाएंगे कि कहाँ गलती है, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूल में जो भी बात दी है अगर वो आपके कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट करती है
तो आंख बंद करके मानने से पहले एक बार जरूर आए कि हमने तो मैम ये सीखा था, यहां ये लिखा है, बताओ कि क्या हमारे समझ में गलती है, हमारे लॉजिक में गलती है या इसमें गलती है। गलती उसमें भी हो सकती है जो कि कई जगह पे है, तो इसलिए एकदम से नहीं मानना है कि यही ठीक लिखा है। वैल्यू एडेड मेथड ने कहा कि 3 स्टेप में इनकम निकाली जाएगी। बड़े ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से। हमारी एक केक की शॉप है, हम क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं। देखो ये 4 नंबर 3 नंबर में आना है और फ्री के नंबर देने हैं इसने। हमने पहले खरीदा कुछ आटा 1 किलो या मैदा, जो हमारे लिए कितने का था, 200 रुपए का। हमने मैदा खरीदने के बाद उसमें शुगर मिलाई 50 रुपए की, ठीक है। 50 रुपए की शुगर मिलाने के बाद अब ये मेरा केक कितने का हो गया है, 250 रुपए का, ठीक है। मैंने इसके बाद ये दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया कितने में, 250 में, कि भाई मैंने अभी क्या किया, 250 का मैदा लगाया, 50 की चीनी लगाई है। अब इसने उसमें 100 रुपए का और मटेरियल लगा दिया, कितने की हो गई, 350। और मार्केट में आते आते ये केक बिका कितने का, 500 का, ठीक है। जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो मैंने देखा कि एक बंदा है जो सेल करता है, एक बंदा है जो प्रोडक्शन करता है और एक बंदा है जो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। बोलो ठीक बात है भाई, किसी भी इकोनॉमी में काम यही तो चल रहे हैं। एक लोग हैं जो दूसरे को मटेरियल दे रहे हैं, एक बना रहा है और तीसरा उसको बेच रहा है। जब नेशनल इनकम की गिनती होनी शुरू हुई तो सबसे पूछा गया, बताओ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में क्या है। तो इसने रॉ मटेरियल वाले ने कहा मैंने 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने कहा अच्छा जी, इनकम 250 प्लस। अच्छा भाई प्रोडक्शन वाले भैया, तुम बताओ तुमने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उसने कहा जी मैंने तो 350 का कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या ये बात ठीक लग रही है? क्योंकि 250 तो पहले से ही आ रहा था। चलो इसका अभी 250 माइनस, ठीक बात है। इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन तो कितने का है, 100 का। इसका मतलब अब फिर ये रिटेलर से पूछा, अरे भाई रिटेलर तुम बताओ तुम्हारी तरफ से कंट्रीब्यूशन कितना है, बताओ। 500, इसका मतलब 150। वैल्यू एडेड मेथड ने कहा कि जब भी हम देश की इनकम निकालेंगे तो उस इनकम के टोटल आउटपुट में से जितना भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसका मतलब जितना एडिशनल, यहां पे कितनी जोड़ दिया था मैंने, 250 और 350। इसके 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इज बाइफर्केशन ऑफ सेक्टर्स। आपके पास किसी के पास मॉड्यूल है, किसी के पास देंगे प्लीज, मैं कुछ दिखा दूं कहां क्या गड़बड़ है, तो पहले से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या चीजों पे ध्यान देना है। अच्छा एक पेन भी दे दो यार, बिना उसके चला दूं, चलेगा? पेंसिल, अरे भाई साहब लाओ भाई, पेंसिल चलाएंगे तो कभी छीलो भी इसको। चलो ठीक है। अरे यार चलो, अरे इधर बेटा ध्यान से प्लीज। 3 स्टेप में
3 स्टेप में ये काम करना है। सबसे पहला मुझे अपने इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटना है। प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल दे रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जो सामान बना रहा है, और तीसरा टर्शरी सेक्टर जो इस काम को करने में उनकी मदद कर रहा है। जब भी मैं इकोनॉमी को देखूंगा, मैं उस इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का अपना आउटपुट, सेकेंडरी सेक्टर का अपना आउटपुट और टर्शरी सेक्टर का अपना आउटपुट होगा। ठीक बात है? अभी भी तो हमने देखा ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन यहां कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स यहां होंगे और कुछ इंटरमीडिएट गुड्स यहां होंगे। इसका मतलब क्या मैं एक बात कहूं कि टोटल माइनस इंटरमीडिएट गुड्स मेरा वैल्यू एडिशन होगा? बताओ, टोटल माइनस इंटरमीडिएट। इस सिंपल सी बात के ऊपर एक क्वेश्चन बना है, जो कि जिसका आंसर पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। अरे भाई, तो क्या परेशानी है? फोटोकॉपी है तो आपको नहीं दिख रहा, तो मुंह मेरा चल रहा है, कान आपका चल रहा है, बस बहुत है। कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GNP/MP यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। ठीक बात है? GNP/MP, इसका मतलब अगर डोमेस्टिक निकाल के उसमें से मुझे पहले NFIA ऐड करनी होगी, फैक्टर कॉस्ट दिया होगा तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके MP निकालना होगा। चलो वो देखेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर कितना? 500। ठीक बात है? चलो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो कब होगा? जब GDP निकल जाएगी तब यूज होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर कितना? 700। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर, इसका क्या करना है? माइनस करना है। तो चलो पहले मैं यहां लिख देती हूं -400। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन, क्या ये ठीक है? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, क्या ये तीनों में से अभी तक हमने इसकी कोई बात की है? नहीं, तो छोड़ दो इसको। अब देखो यहां पे जबरदस्ती, अच्छा यहां ऐसे करो, यहां जबरदस्ती 700 लिखा और ऊपर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले तो यही पेंसिल दो भाई। इसका मतलब सबसे पहले तो यही गड़बड़ है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टर्शरी सेक्टर, क्या करूं मैम? टर्शरी सेक्टर का इंटरमीडिएट लेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन, क्या करूं? लेस। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, क्या ऑलरेडी दिया नहीं है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन, यहां कितना दिया है? यहां कितना दिया है? पहले कितना दिया था? तो ये क्वेश्चन ही सबसे पहले तो गड़बड़ है। मैम फिर ये क्यों बनवा रहे हो? इसलिए आपको ये बात पता चल जाए कि हमें बनाना कैसे है। प्राइमरी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी, टर्शरी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी। दैट इज, 1 सेकेंड अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको पिछले बार का एग्जाम का सवाल भी करा देती हूँ। 2 मिनट देंगे आप मुझे। यू आर सो नाइस टू मी, थैंक यू सो मच।
चल ले भाई। ऐसा कौन सा नेटवर्क है अभी जिसमें परेशानी नहीं आ रही है? वोडा? बुद्धि खराब है तुम्हारी। बस हो गया। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो कल वाली बात के ऊपर बेटा एक भी फालतू की बकवास तो मुझे चाहिए नहीं। ये कल पढ़ा था हमने कि भाई व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई। अगर रिजर्व 100% है तो इसका मतलब तो कभी क्रेडिट मल्टीप्लायर बन ही नहीं पाएगा। इफ कमर्शियल बैंक डू नॉट कीप रिजर्व्स तो फिर तो इनफिनिट टाइम्स हो जाएगा, वो भी गड़बड़ है। इफ बैंक कीप्स एक्सेस रिजर्व्स तो भाई अगर एक्सेस रिजर्व्स रखेंगे तो मनी सप्लाई कम होती चली जाएगी। बोलो ठीक है। ये देखो सिर्फ इतनी बात बताने का 3 नंबर इन्होंने हमें दिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉडिफाइड इक्वेशन। ये मैंने कहा था कि ये पूछा है ऑफ एक्सचेंज गिवन बाय इरविंग फिशर। तो बेटा यहां पे आपको बताना है कैश प्लस बैंक, डिफाइन करके बताना है कि एम एम डैश वी डैश, ये तो क्या आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 मिनट, ये तो ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। यही पूछा था ना अभी। चलो वैल्यू ऑफ, आप अपने कैलकुलेटर्स नहीं भी रखेंगे तो हम यहां करते हैं, कोई बात नहीं। जो ऐड करना है वो सब ऐड करके लेस कर देते हैं सीधा सीधा। सेकेंडरी सेक्टर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। हाँ, निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एमपी। वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 1000, intermediate consumption in primary 300, value of output in tertiary sector, intermediate consumption in secondary sector -400, net factor income from abroad, वो जीडीपी निकलने के बाद, value of output in primary sector एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन, ये क्या निकल गया मेरा, जीडीपी एमपी। ये कितना 500, 600, ये कितना हो गया, ये टोटल कितना है 3200 -100, क्योंकि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -100, तो दैट इज 3100। अच्छा नंबर कितना है, 3 नंबर। तो हद ही ऑप्टिमिज्म है भाई। मतलब एक तो बेचारे लोग इसका भी 3 नंबर दे रहे हैं और तुम। अच्छा 1 मिनट आप सुनते जाइए, 1 मिनट प्लीज। क्या हमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती हैं पता है? क्या हमें ये, हमने ये बात पहले भी देखी है बट स्टिल, कि क्या एफडीआई कैसे कैसे कर सकते हैं, इक्विटी, जॉइंट वेंचर, फॉरेन इंजेक्शन, ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक इसमें एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन कंजम्पशन से रिलेटेड है, उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग यूनिट 2 के साथ इसके बाकी के 2 मेथड्स देखेंगे, और ऑडिट की क्लास होगी या नहीं होगी वो कल ही बताएंगे आप।